अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। MMTV मेरा नहीं आपका चैनल है, हमेशा कहता हूं और कहता हूं आप लोग मेरी फैमिली हैं, मेरी फैमिली का हिस्सा हैं। तो फैमिली में मोहब्बत भी होती है, नाराज़गी भी होती है। आज मैं एक मैसेज पढ़ रहा था ऑफ कैमरा स्टोरी का, तो मैं चाहूँगा थोड़ा सा पढ़ लूँ आपके साथ। तो फैमिली में जिस तरह मोहब्बत का सिलसिला होता है, उसमें एक रूठने का, नाराज़ होने का भी सिलसिला है। जैसे मैसेज है, मज़हर भाई मुझे लगता है कि मेरी कहानी शामिल नहीं होगी। मेरी कहानी को 3 माह पूरे हो गए। बहुत अफसोस की बात है। अल्लाह हाफिज़। खुदा हाफिज़ कर दिया उन्होंने मुझे कि ठीक है जी, नहीं सुनानी तो कोई बात नहीं। उससे पहले भी उन्होंने मुझे काफ़ी मैसेज किए। उनको मैंने कहा कि प्यारे भाई जब आपका नंबर आ जाएगा मैं आपकी कहानी। इनका नाम है अब्दुल जबार इनका नाम है। कोयटा पशीन से इनका ताल्लुक़ है। जबार भाई बात यह है, जितने लोग भी मुझे कहानी भेजते हैं ना, मेरे कोई भी जानने वाला नहीं होता। जब मैं आपको कहता हूँ ना मुझे कहानी भेजिए और नीचे लिखते हैं स्टोरी, जब मैं लाइन वो मैसेज खोलता हूँ देखता हूँ स्टोरी लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो उसको फ़ौरन मैं खोलता हूँ, उसको नंबर दे देता हूँ। मिसाल के तौर पे स्टोरी का नंबर है 5, स्टोरी नई एक आई तो उसको मैं लिख दूंगा 6, अगली स्टोरी आई उसको लूँगा 7, या जिस तरह आजकल चल रहा है स्टोरी नंबर 250, 251, 253, 254। तो इसी तरह ये मैं टाइम पीरियड नहीं दे सकता कि आपकी कहानी आज शामिल होगी, कल होगी ज़रूर। और कतन ऐसा नहीं होता कि मुझे आज किसी ने भेजी है तो मैं आज उनकी पहले सुना दूं। नहीं, मैं नंबर वाइज सुनाता हूं। आज आपका नंबर आया, मैंने आपकी कहानी खोली तो मैंने आपका नाम नहीं खोला, मैंने लिखा पिछली दफ़ा जो मैंने कहानी सुनाई थी उसका नंबर खोला और वो सुना दी। तो फिर मैंने आज नई खोली, वो जैसी भी है, मुश्किल है, आसान है। बहुत सारे लोग 2-2 घंटे की भी कहानी भेजते हैं, उसमें कहानी 5 मिनट की भी नहीं होती, 2 घंटे भी मुझे लगा के सुनने पड़ते हैं। मजबूरी है, क्या करूं। 2 घंटे वैसे कहानी ना रिकॉर्ड किया करें, इधर उधर की बातें ज़रूरी नहीं होती। खैर, आपका आज नंबर आया, मैंने खोला तो मैंने पढ़ा आप नाराज़ हुए हैं। आपको 3 महीने हो गए, हो सकता है 2 महीने 3 महीने आपको हो गए हैं, लेकिन आपका आएगा नंबर उसी वक्त जब आपने कहानी भेजी है। अब कल आपसे जो अगला नंबर है उनको फौरी तौर पे मैं कहानी सुनूंगा और उनकी भी शामिल कर लूँगा। इसलिए ये ना सोचा करें कि कोई मेरा अपना है, कोई पराया है। मैंने कहानी उसी, जिस तरह लाइन में लोग खड़े हैं ना, तो आपकी भी लाइन लगी हुई है। जिस वक्त आपका नंबर आएगा खुद ब खुद आपकी कहानी शामिल हो जाएगी। हाँ, अगर आपने आखिर में STORY स्टोरी नहीं लिखा तो फिर आपकी कहानी शामिल नहीं हो सकेगी। पशीन से, कोयटा से आपने अब्दुल जबार साहब आपने कहानी भेजी और आपके उस्ताद की एक सच्ची कहानी जो उन्होंने आपको सुनाई और आपने मुझे भेजी, उसमें एक लड़के का नाम है अब्बास अली। आपने कहा वो भी रियल बताऊं, आपका नाम भी रियल बताऊं, उस्ताद का नाम आपने कहानी में नहीं बताया। तो उस्ताद का नाम उस्ताद ही रख लेते हैं, क्योंकि नाम तो कोई उनका आपने बताया नहीं। जिनकी कहानी है अभी भी वो आपके साथ पशीन में रहते हैं, कोयटा में रहते हैं, और उन्हीं के साथ गुजरा हुआ ये एक सच्चा वाक़या है जो उन्होंने आपको सुनाया और उनके ऊपर बीता है। काफ़ी पुराना वाक़या है, 50-55 साल पुरानी ये स्टोरी है जो आपके उस्ताद जी ने आपको सुनाई। उस्ताद जी का नाम, आपका नाम अब्दुल जबार है तो एक फ़र्जी नाम ही रख लेते हैं। उस्ताद जी कहते हुए अजीब लगेगा स्टोरी में। आपका नाम जबार है तो इमरान नाम रख लेते हैं, फ़र्जी नाम है उनका। आप नाम मुझे कहेंगे, आगे लिखेंगे तो मैं उनका नाम भी आगे बता दूंगा। खैर, या आप कमेंट्स में आके नीचे लिख दीजिएगा उस्ताद जी का नाम क्या है, ताकि लोग पढ़ लेंगे। मैं फ़र्जी यहाँ पे इमरान लिखने जा रहा हूँ। इसलिए मैं कहता होता हूँ जब आप मुझे कहानी सेंड करें तो अपने नाम के साथ साथ जितने भी किरदार हैं उनका नाम ज़रूर लिखा करें। आपने सिर्फ इतना कहा मेरे उस्ताद जी उन्होंने मुझे कहानी सुनाई और उसके बाद कहानी शुरू कर दी। खैर, कहानी की तरफ आते हैं। इमरान कहते हैं कि मैं जिस वक्त छोटा था, और इस 50-55 साल पहले वक्त ऐसा नहीं था जैसा आज वक्त है। जिस तरह मैं पहले कहानी सुनाते हुए कहता हूँ, आज गहमा गहमी का वक्त है। आज मोहब्बतें ख़त्म हो चुकी हैं। हर बंदा एक दौड़ सी लगी है, उस दौड़ में भाग रहा है। 50-55 साल पहले ये था, उस वक्त हर बंदा मोहब्बतों का असीर था। एक दूसरे से मिलना मिलाना था, खैरियत दरियाफ्त करना था, एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होते थे। मैं आज भी एक जगह पे बात कर रहा था, मेरे दादा अबू, बहुत नाम था उनका, जिस इलाके से मेरा ताल्लुक़ है, मैं उसके वाक़यात भी कुछ आपको सुना चुका हूँ। गोल्ड मेडल उन्होंने जीता था रात को। वाहिद पहला मेरे उस राजनपुर शहर से पहले है फ़ाज़िलपुर शहर।
फाजिलपुर शहर में किसी को भी मेरे दादे का नाम लेंगे तो वो कहेंगे जी जानते हैं उनको। हमारे उस्ताद बुज़ुर्ग जितने भी हैं वो कहते हैं, इसलिए कि वो सबका ख्याल रखते थे। और वो शख्स था जो पहली दफ़ा साइकिल लेके आया था, मोटर बाइक, ट्रांफ मोटरसाइकिल बड़ी हैवी बाइक की तरह होती थी, वो पहली दफ़ा दादा अबू लेके आए, साइकिल लेके आए, ट्रैक्टर लेके आए, तमाम इस तरह की मशीनरी, जनरेटर, टेलीविज़न की, यहाँ तक है ब्लैक एंड वाइट टीवी, जिस वक्त बिजली नहीं थी, जनरेटर चला के वो टीवी को चलाया जाता था। और पूरे इर्द गिर्द के जितने कि 40-50 देहात थे, उससे तकरीबन 250, 300, 150 का भी बंदा टीवी देखने के लिए, ड्रामा देखने के लिए आता था। एक बॉक्स है, उसके अंदर इंसान कैद हैं और लोग उस टीवी को देखने आते थे। वो सिर्फ हमारे घर में था। बहुत सारी ऐसी बातें हैं, लेकिन ये वो दौर था जो मोहब्बतों का दौर था। ये भी कहानी उस वक्त की है। इमरान छोटा था तो कहते हैं मुझे शौक था कबूतर रखने का। अब मैं इतना बड़ा हो चुका था कि मेरा दिल था कि मैं कबूतर पालूं। मैंने कबूतर ले लिए, बाजार में मैं गया, वाले साहब को कहा, वाले साहब गए और कुछ मुझे कबूतर ला के दे दिए। मैं नौजवान हो चुका था, अब मैंने कबूतर घर में रखे हुए थे। आज भी गांव में, पिंड के अंदर आप जाएं तो आज भी आपको बहुत सारे लोग कबूतर उड़ाते हुए नजर आएंगे। और होता क्या है, एक उस घर से भी कबूतर उड़ा रहा है, एक उस घर से भी कबूतर उड़ा रहा है और सीटी मार रहे हैं। एक हाथ में पकड़ा होता है कबूतरों के लिए, एक जाली वाला एक लकड़ी होती है, वो हिला रहे होते हैं। कबूतर इधर से उधर उड़ते हुए जा रहे हैं, उधर से उधर उड़ते हुए जा रहे हैं। और जो दो ग्रुप्स कबूतरों के आपस में यूं टकराते हैं तो उसमें क्या होता है कि इधर के कबूतर इधर चले जाते हैं, इधर के इधर चले जाते हैं। और जब वापस आते हैं वो देखते हैं या तो कबूतर बढ़ गए हैं या कबूतर कम हो गए हैं। ये बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोगों के लिए, बाहर बैठे हुए के लिए नई चीज होगी। वो भी इसी तरह कबूतर उड़ाता था, उसको कबूतर का बहुत शौक था। ये एक दीवानगी, एक जुनून होता है। शाम के तकरीबन अमूमन जितने भी कबूतरबाज उनको लोग कहते थे, 4 से 5 गर्मियों के बजते थे तो ये धूप कम होती थी तो फौरन उनका जो एक जाली सी बनाई होती थी, खुड्डी टाइप बनाई होती थी, उसमें से कबूतरों को निकालते, एक ट्रेनिंग दी होती थी। ये उड़ाते थे, घंटा 2 घंटे, आधा घंटा उड़ा उड़ा के मुकाबला करा के वापस बंद कर दिया जाता उनको उनके खुड्डी के अंदर। कच्चा मट्टी की या तो खुड्डी बनाई होती, आजकल पिंजरे बनाए गए हैं जालियों के, उस वक्त खुड्डियां होती थी। इमरान भी इसी तरह खुड्डी से अपने कबूतर निकालता और कबूतर उड़ाता था। मैं पिछले ज़माने में इसलिए खो जाता हूँ कहानी सुनाते हुए, आप लोग भी मेरी कहानी जब सुनते हैं तो मैं आपको पिछले दौर में लेके क्यों जाता हूँ, कहानी के बीच में क्यों पिछले दौर की बात करता हूँ। यकीन मानिए वो बहुत प्यारा दौर था। मैंने झलक देखी है, मैं बहुत छोटा था उस दौर की, लेकिन मैंने झलक देखी है। वो एक ऐसा दौर था जिसमें, जिस तरह मैं अभी बात सुनाते सुनाते भूल गया कि मेरे दादा अबू और मेरे नाना अम्मू आपस में सगे भाई थे। मेरा दादा बहुत ही सादा मिजाज का था, धोती बांधता था, उसने ज़िंदगी में कभी शलवार नहीं पहनी थी। बेटे की शादी पे एक दफ़ा सिर्फ ज़बरदस्ती उसको शलवार पहनाई गई थी, वो धोती में रहता था। बहुत ही असूलों का पाबंद और नेक बंदा था। नाना अबू को बहुत शौक था नए कपड़े पहनने का, घड़ियों का और बहुत इस तरह का। इनका एक दोस्त था, अब तीनों अल्लाह को प्यारे हो चुके, नाना अबू भी, दादा अबू भी, उनका दोस्त भी। इन तीनों के बीच में इतनी दोस्ती थी कि जब दादा अबू ने बाइक लिया, और उनके पास सिर्फ बाइक था, तो वो जो उनका दोस्त था वो भी काफ़ी खाता पीता अमीर सा था, तो उन्होंने कहा मलिक साहब मुझे भी ना बाइक लेके दीजिए। काफ़ी अरसे बाद, काफ़ी सालों बाद, तो दादा अबू ने उसको बाइक लेके दे दी। अब वो जब इधर उधर काम करके आते थे तो नाना अबू की शॉप थी, वहाँ पे आके बैठते थे। तो उसने कहा यार मलिक साहब चाबी देना शॉप की, मैंने बाइक अंदर खड़ा करना है। उनको चाबी दी गई और लड़के ने चाबी दी। उन्होंने, एक खाली दुकान थी नाना अबू की थी जो बंद पड़ी हुई थी, खाली थी, उन्होंने शॉप दी और उन्हें खोला, उन्होंने बाइक अंदर खड़ी कर दी। और क्योंकि उनको पता था कि अभी 3-4 दिन मेरे काम नहीं आनी बाइक, तो इधर खड़ी रहे। अब अक्सर वो बाइक निकालते और खड़ी कर देते, लड़के से चाबी मांगते, लड़के को फिर वापस कर देते, बाइक खड़ा कर देते, दुकान बंद करते, चाबी लड़के को पकड़ा देते। और अक्सर ऐसे होने लगा कि बाइक खड़ी कर देते और चले जाते। अब एक आम सी बात थी। नाना अबू के नोटिस में यह बात आई कुछ अरसे बाद कि जो दोस्त है वो अक्सर आके चाबी मांगता है, बाइक खड़ी करता है और उसके बाद ताला लगा के चाबी वापस कर देता है। उसने बुलाया, उसने कहा यार ये क्या हुआ है? उसने कहा क्या? उसने कहा तुम रोज आके चाबी मांगते हो और रोज आके बंद करके
और उसको वापस करते हो। तो उसने कहा इसमें क्या है? उसने कहा मुझे बड़ा अजीब लग रहा है, मुझे शर्म आ रही है यार, तुम चाबियां मांगोगे हमसे? पकड़ो इधर आओ, लड़का चाबी लेके आओ, ये पकड़ो, ये आज से दुकान भी तुम्हारी होगी, चाबी भी तुम्हारी होगी, आज के बाद चाबी नहीं मांगना, लो ये दुकान तुम्हारी है, खड़ा करो अपना बाइक। उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने कभी, उन्होंने कहा दुकान ही तुम्हारी है। और वो दुकान उनको दे दी थी। और उसके बाद वो अपना बाइक खड़ा करते रहे, नहीं भी किया। नाना ने कहा मैंने दे दी है भाई, मैंने नहीं लेनी दुकान। अभी वो लाखों रुपए की बिकी है वो दुकान, उन्हीं के बेटों के पास है। नाना अबू ने दे दी थी, कोई कागजों में नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो दुकान उनके पास रही। जब वो अल्लाह को प्यारे हो गए तो उनके बेटों ने वो दुकान बेची है। ये था मोहब्बतों का दौर। घर एक दूसरे को ऐसे दे देते थे, दुकान एक दूसरे को ऐसे दे देते थे, लड़ते थे इस बात पे। कल भी मेरे एक दोस्त के साथ बात हो रही थी, लड़ाई हुई। वो कहता है हम एक गांव में गए और लड़ाई बकायदा इस बात पे हुई कि आप हमारे घर में सिर्फ 2 दिन रहे हैं और सामने वाले आके लड़ पड़े हैं कि हमारे घर, आपके घर मेहमान आए और आपने हमें बताया नहीं, उन्होंने हमारे घर में एक दिन भी स्टे नहीं किया। इन बातों पे लड़ाइयां होती थी कि हमारे घर में स्टे क्यों नहीं किया। पेटियों के अंदर जो बड़ी पेटी होती थी, नई रजाई, नई तकिया, नया बिस्तर सिर्फ मेहमान के लिए होता था। मेहमान आ जाए और अगर कहे मैंने 2 दिन बाद जाना, नाराज हो जाते थे। यानी हमारे घर में अल्लाह की रहमत आई और 2 दिन भी मौका नहीं दिया, आप वापस जाने लगे। नहीं नहीं नहीं, अभी आप खाएं पिए, अभी आप रहें, कौन सी मुर्गी हाथ लगाएं खाएंगे, कौन सी बकरा आपके लिए बनाएं। इतना मोहब्बतों का दौर था। मेरे आज भी बचपन का वो लम्हे याद है। मैं बहुत छोटा होता था, लेकिन कुछ कुछ यादें हैं। जब हमारी उस बैठक पे बहुत बड़ा एरिया था, लोग आके बैठते थे, तो शाम को ही पानी लगा दिया जाता था। ग्राउंड सा था बहुत बड़ा, घर का ही बाहर जो था पानी लगाया जाता था कि यार दरियां बिछा दी जाती थी कि टीवी लोग देखने के लिए आएंगे। पानी का, चाय का बंदोबस्त हमारे घर से होता था। आज किसी के घर में जाएं, आप टीवी देखने जाएं, वो आपको चाय भी रोज पिलाएं। शरबत, जूस, चाय, खाने पीने का एहतमाम भी उनके लिए किया जाता था और वो लोग बैठ के टीवी देखते थे। ये था मोहब्बत। यकीन मानिए, खुदा जानता है, ये मेरी आंखों ने देखा है। पानी, खाना पीना हमारे घर से सबके लिए जाता था। अब ये तो नहीं कि 100-500 बंदों के लिए, मतलब जो गहरे थे या जो फरमाइश कर देता था। पानी तो सबके लिए, मीठा, आम सादा पानी नहीं, शरबत वाला पानी या जो भी इस तरह के मशरूबात होते हैं उनके लिए होते थे। दाने, गंदम तो इस तरह दी जाती थी एक दूसरे को कि यार वो 2 बोरियां, 5 बोरियां, 10 बोरियां उसके घर में गंदम की डलवा दो, उसके पास गंदम नहीं है। मांगना नहीं पड़ता था, पता होता था वो दोस्त है या वो मोहल्लेदार है या वो शहरदार है, वो गरीब है, उसके घर में गंदम नहीं है, ट्राली आई है तो यार उसको कहो 8 बोरियां उधर डाल दे, 5 बोरियां उधर डाल दे, उसको भी चाहिए। ये दौर था, बीत गया। बहुत बुरे दौर में हमें। खैर, कबूतरों का वो शौक रखता था। और आप कहते हैं मदर मलिक इधर उधर क्यों निकल जाता है? इसलिए निकल जाता हूं, बहुत वो वक्त याद आता है। बहुत प्यारा वक्त था, बहुत मोहब्बतों का वक्त था। और उस मोहब्बतों के वक्त के बचे हुए चंद लोग, हजारों में जो हैं, लाखों में नहीं है, वो आप लोग हैं। वो कहानी सुनने वाले आप लोग हैं। आज लोग हंसते हैं, यार केड़ी कहानी, दुनिया चंद्र पे पहुंच गई है, हाली भी कहानियां सुन रहे हैं। हाँ, दुनिया चांद पे पहुंच गई है। हम कहानी इसलिए बैठ के सुनते और सुनाते हैं कि हमें आज भी वो मोहब्बतों भरा दौर याद है। हम उसी दौर से आज भी प्यार करते हैं, अपने आप को सुकून देना चाहते हैं। इस गहमा गहमी टेंशन भरी जिंदगी से निकल के कुछ लम्हे सुकून के गुजारना चाहते हैं, इसलिए हम कहानी सुनते हैं। और आप भी उन्हीं लोगों में से शामिल हैं जो उस मोहब्बत के दौर को याद करते हैं। असल में आप भी मोहब्बत करने वाले हैं। और तमाम लोग जो मुझे कहानी भेजते हैं, कमेंट्स लिखते हैं, क्या लिखते हैं, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। तो ये अलामत है आप भी प्यार करने वाले हैं। तो इसलिए मैं इधर उधर की बात जब निकल पड़ती है तो सुनाता हूं, क्योंकि आपके अंदर भी मोहब्बत है, आपको भी ये दौर याद आता है। नहीं भी देखा, अच्छा लगता है आपको। कबूतरों का उनको शौक था। एक दिन शहर गए और दाना कबूतरों का खत्म हो गया था, जो दाना डालते थे। इमरान गए, उनके लिए दाना लेके आ गए। अपने कबूतरों को दाना डाला और मगरिब के टाइम पे उनके घर से कुछ ही फासले पे थे एक कुआं था, बहुत बड़ा कुआं। वक्त वो था जिस वक्त बिजली नहीं थी, दिए जलाए जाते थे, चिराग जलाए जाते थे, लालटेन जलाई जाती थी। इनके घर में चिराग जलते थे। घर से कुछ ही फासले पे एक बहुत बड़ा कुआं था। अक्सर वो देखता, उस कुएं के अंदर भी कुछ कबूतर थे जो बैठते थे। पहले जो कुएं बने होते थे वो इस तरह के होते थे कि उनके कुओं के बीच में ईंटें लगाई जाती थी कि अगर किसी ने उतरना पड़ गया, बामर मजबूरी कुएं में जाना ही पड़ गया,
तो इस अंदाज में ईंटें लगाई जाती थी जो सीढ़ी का काम देती थी। ईंटों को पकड़ के ईंटों पे पांव रख के इंसान नीचे उतर सकता था। तो कुएं के अंदर इस तरह की काफ़ी ईंटें इर्द गिर्द लगी होती थी। तो ये जो परिंदे कबूतरों की सूरत में थे, ये उन ईंटों पे और मुख्तलिफ जगहों पे बैठ जाते थे। उसकी वजह ये थी, उसके अंदर पानी भी था, ठंडक का एहसास भी होता था, और रात को वहां पे अमूमन कोई भी नहीं जानता था। इमरान कभी कभी उस कुएं की तरफ जाता तो उसको वालिद साहब कहता, बेटा इमरान उस कुएं की तरफ मत जाया करो, तो मैं पहले भी कई दफा मना कर चुका हूं, वहां पे ना जाया करो। वो कहता, पता नहीं अब्बा जी को क्या मसला है यार, मैं जब भी कुएं की तरफ जाता हूं वहां पे कबूतर हैं, कबूतर मेरा जुनून है, कबूतर मेरा शौक है, मैं जब भी वहां पे जाता हूं पता नहीं अब्बा जी क्यों मुझसे खफा होते हैं। उस शाम वो अपने कबूतरों को दाना डालने के बाद जो वो दाना शहर से लेके आया था, कुएं की तरफ चला गया। कुएं के पास खड़ा होकर वो इस तरह का दाना डालना शुरू हो गया कि अगर कोई मेरे दाने को कबूतर के करीब से गुजरा, उसके मुंह के पास गया और उसको एहसास हुआ कि कोई दाना फेंक रहा है, हो सकता है कोई कबूतर उड़ के बाहर आ जाए, क्योंकि शाम अंधेरा फैलने के बाद ही कबूतर उस कुएं में आते थे, दिन को नहीं होते थे। दिन को इंसान आता, उससे पानी शानी भरता और सारा कुछ करता। काफी देर वो इसी तरह कुओं के अंदर बैठे हुए कबूतरों को दाना फेंकता रहा, लेकिन कोई भी कबूतर ऊपर नहीं आया। तकरीबन पौना घंटा उसको वहीं पे खड़े हुए हो चुका था कि अभी तक कोई भी कबूतर दाने के लालच में बाहर नहीं आया था, कि वहीं पे उसको एहसास हुआ उसके पीछे कोई हलचल हुई है। उसको जैसे ही एहसास हुआ कि पीछे कोई हलचल है, तो उसी लम्हे उसने मुड़ के देखा, और जैसे ही रात की उस तारीकी में चांदनी रात, चांद की रोशनी जिसकी दुनिया पे सूरज अपनी रोशनी को लेके छुट्टी करके चला, और रात की चादर, रात की तारीकी हर तरफ फैल गई, तो वहीं पे एक चांद ही था जो अंधेरे को कम करने के लिए अपनी रोशनी फेंक रहा था। अभी भी वो जो कुएं के करीब खड़ा था उसको नजर आ रहा था, उस चांद की रोशनी से ही उसको नजर आ रहा था। और जब उसने पीछे मुड़ के देखा तो उसी चांद की रोशनी में उसने पीछे देखा, उसके पीछे ही, उसके पांव के बिल्कुल पीछे एक इतना बड़ा पांव है जो उसने जिंदगी में इतना बड़ा पांव नहीं देखा। और जैसे ही उस पांव पे उसकी निगाह पड़ी तो साथ एक और पांव भी था काफी फासले पे, और बिल्कुल ये पांव ऐसे ही था जैसे किसी इंसान का पांव, लेकिन ये साइज में इतना बड़ा था जैसे कि 8-10 इंसान अपने पांव आगे पीछे रखें तो जितना बड़ा पांव बनता है, इतना लंबा और इतना चौड़ा पांव था। और उस पांव को देखते देखते, गर्दन घुमाते घुमाते जब वो अपनी गर्दन ऊपर लेके गया तो उसने देखा तकरीबन 30 फुट ऊंचा इंसान जो उसके पीछे आके खड़ा था। उसने एक हाथ में डंडा पकड़ा हुआ था, ये देखें जी, ब्लैक क्लियर चीज मैंने देख लिया। उसने डंडा पकड़ा हुआ था हाथ में, और वो गुस्से से खड़ा उसको पीछे देख रहा था। 30 फुट लंबा था। यकीनन सही बात है, जब उसने अपने पीछे पांव को देखा और पांव को देखते देखते ऊपर की तरफ गर्दन गया तो उसकी गर्दन यूं हो गई, और तब उसने देखा एक तकरीबन 30 फुट ऊंचा, एक बिल्कुल कदो कामत हुलिया, बाजू, टांगे, हाथ, चेहरा, नाक, आंख, कान, सर बिल्कुल इंसान जितना था। सिर्फ यह था कि वो 30 फुट बड़ा था, और जो 30 फुट ऊंचा था तो उसके पांव कितने बड़े होंगे, जो उसके देखते ही वो डर सा गया था। और जैसे ही उस 30 फुट इंसान को उसने देखा कि मेरे पीछे कोई एक 30 फुट ऊंचा लंबा हाथ में डंडा पकड़ के इंसान खड़ा है जिसकी नाक चूंच की तरह आगे निकली हुई है, तो वो समझ गया ये कोई इंसान नहीं हो सकता। वो इस तरह गुस्से में उसको खड़ा देख रहा था, चूंच वाली उसकी नाक थी, कि उसने जैसे उसको देखा वो वहीं पे गिरा और बेहोश हो गया। उसकी आंख खुली, वो अपनी चारपाई पे लेटा हुआ था। घर वाले उसके इर्द गिर्द जमा थे। तभी उसको याद आया कि जब वो गिरा था, बेहोश हुआ था, तो उससे पहले उसने एक मंजर देखा था, एक 30 फुट लंबे इंसान को खड़े हुए देखा था। जब वो अपने बिस्तर से उठने की उसकी कोशिश की तो एकदम बाप उसके पास आया जो करीब ही खड़ा था। उसने कहा लेटे रहो, लेटे रहो।
और वो इर्द गिर्द खड़े सब घर वालों को देख के और परेशान हो गया। उसको याद आ गया कि वो कहीं गिरा था, लेकिन यहां तक कैसे पहुंचा, पहला ही सवाल जो उसके दिमाग में आया था। तो उसके वालिद साहब उसी वक्त बोल पड़े, तुम वहां पर कुएं पे क्या करने गए थे? और उसको वो सारा मंजर जो याद आ चुका था, वालिद साहब ने जब पूछा कि तुम कुएं पे क्या करने गए थे, तो वो वालिद साहब को चुप करके देखता रहा। तभी वालिद साहब बोले, जब तुम रात को घर नहीं आए तो हम तुम्हें ढूंढते 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 उस तरफ, मेरे जहन में था अक्सर इसको रोकता हूं, ये जाता नहीं है, कहीं कुएं की तरफ न चला गया। और जब मैं वहां पे पहुंचा तो तुम वहां पे बेहोश पड़े हुए थे। अब बताओ क्या हुआ था? उसने अपने वालिद साहब को वाकया सुनाया कि किस तरह उसने 30 फुट ऊंचे इंसान को वहां पे पीछे खड़े हुए देखा था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। तो वालिद ने कहा, बेटा मैं तुम्हें इसलिए कुएं के पास जाने से रोकता था ताकि तुम डर ना जाओ। ये जितने भी कुएं होते हैं, दिन को इंसान यहां पे पानी भरने आते हैं और रात के टाइम पे जिन्नात आते हैं। रात के अंधेरे में यहां पे जिन्नात का बसेरा हो जाता है। जितने भी कुएं हैं, कोशिश किया करो कुएं के पास ना जाया करो। मैं इसलिए तुम्हें मना करता था कि कभी तुम्हें नुकसान ना पहुंच जाए, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और आखिरकार जिसको तुमने खड़े हुए देखा वो कोई इंसान नहीं, वो जिन ही था। खैर वो कुछ अरसा वहीं पे रहा, लेकिन दोबारा उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई। शाम को, पहले पहले तो वो दिन को भी वहां कुएं पे नहीं जाता था, घर वाले भेजते पानी के लिए वो जाता। रात को वो कभी भी ना गया। और फिर ऐसा हुआ, वक्त और आगे बढ़ा, वो और जवान हुआ तो वालिद ने उसको कहा, तुम्हें पढ़ने के लिए, कुरान मजीद पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, मतलब दीनी तालीम हासिल करने के लिए तुम्हें अफगानिस्तान जाना होगा। वो वहां से रवाना हुआ और अफगानिस्तान पहुंच गया। उसके साथ तकरीबन और भी कोई 10-11 लड़के थे। वहां एक मस्जिद थी जिसके अंदर वो रहते थे। वहीं पे वो कुरान भी पढ़ते थे, कुरान की तालीम भी लेते थे, तफसीर भी पढ़ते थे, यानी दीन की उनको मुकम्मल वहां पे तालीम दी जाती थी। अब वो अपने लड़कों के साथ उसी मस्जिद में रहता, वहीं पे ही सोता, वहीं पे ही खाते पीते, वहीं पे पढ़ते। जब ईद आने वाली होती तो उसको तब छुट्टी मिलती और वो अपने मुल्क पाकिस्तान आता, ईद अपने घर वालों के साथ गुजारता और ईद गुजार के वापस वहीं चला जाता। दीन की तालीम लेते हुए वक्त तेजी से गुजर रहा था, वो जवान भी हो रहा था, इल्म भी हासिल कर रहा था। तकरीबन 3 साल का टाइम गुजर चुका था। लेकिन जिस मस्जिद में वो रहते थे, ये तमाम स्टूडेंट, वहाँ पे उनको खाने पीने को तो मिल जाता था, लेकिन कभी भी गोश्त खाने को नहीं मिलता था। वो अक्सर ख्वाहिश करते, काश गोश्त खाने को मिल जाए। वहाँ पे उनको दाल, साग, आम सी चीज़ खाने को मिल जाती थी। एक दिन सारे दोस्त बैठे थे, उन्होंने कहा, यार बहुत दिल करता है हम गोश्त खाएं, लेकिन गोश्त की कहीं पे उम्मीद भी नहीं है, क्या करें? तो एक लड़का बोला, मेरे पास एक आइडिया है, हम गोश्त खा सकते हैं, खुद पका के खा सकते हैं। उसने कहा, क्या? मस्जिद से काफी फासले पे उन्होंने कहा, वहां पे एक कुआं है, उस कुएं के अंदर अक्सर कबूतर आके बैठते हैं। अगर हम उन कबूतर को पकड़ के लाएं तो यहां पे लाके उनको तकबीर दे के हम पका के खा सकते हैं। वाहिद एक जरिया है गोश्त खाने का, वो कबूतर, और कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। बाकी सब ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाया, हाँ मशवरा बहुत अच्छा है, आइडिया बहुत अच्छा है, हम इस बहाने कम से कम गोश्त ही खा लेंगे। इमरान भी उनमें शामिल था, जो बात बैठा सुन रहा था। उसको वो लम्हा, वो बात आज भी याद थी जो कुएं पे उसने मंजर देखा था, लेकिन यहां पे उसने किसी से भी उस बात का जिक्र नहीं किया था। सब लोगों ने कहा, चलो कल फिर वहीं पे चलते हैं। इमरान से भी पूछा गया, तुम भी चलोगे? उसने कहा, हाँ मैं भी चलूंगा, क्योंकि वो जानता था कि वो अकेला नहीं जा रहा, उसके साथ और भी 10-11 लड़के हैं जो जा रहे हैं, इसलिए उसने कहा मैं भी चलूंगा। वो लोग कुएं पे गए, उन्होंने जाके कुएं का नज़ारा किया, देखा, समझने की कोशिश की कि कैसे पकड़ा जाए। तो उन्होंने देखा कुएं के अंदर एक ही तरीका है कि एक रस्सा लाया जाए, रस्सा लड़के को बांध दिया जाए।
उसके हाथ में, एक हाथ में चिराग हो ताकि जब वो नीचे उतरे, हम रस्सा नीचे डालें तो वो नीचे देख सके कबूतर कहाँ कहाँ बैठे हैं। कुएं बहुत नीचे होते थे उस वक्त, वो जो कुएं थे उनका जो पानी था ऊपर नहीं होता था, काफ़ी नीचे था, स्पेशली अफगानिस्तान में बहुत नीचे था। तो जहां जहां उसको कबूतर नजर आते उन्होंने उसको इस तरह की एक बोरी बना के दी, जिसका मुंह इस तरह बना के दिया कि जहां उसको कबूतर नजर आए उसका मुंह, मतलब इस तरह की एक वो तार गोल सी लगा, मतलब एक वो अभी देखने गए थे कि हम किस तरीके पकड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहा एक ही, जब नज़ारा उन्होंने देख लिया वापस आए तो बैठ के डिस्कस तब किया कि इसका एक ही हल है, एक तो रस्सा बांधा जाए, रस्सा बांध के किसी को नीचे उतारा जाए, एक हाथ में उसके चिराग हो और दूसरे हाथ में उसको बोरी इस तरह खोल के दी जाए, उसका मुंह इस तरह बना के दिया जाए कि वो जैसे ही कबूतर देखे उसके ऊपर जाके उसका मुंह रख दे। कबूतर फड़फड़ा के आगे की तरफ उड़ेगा तो सीधा बोरी के अंदर आ जाएगा, मुंह उसका बंद कर ले। फिर अगली जगह पे जहां पे उसको नजर आए इसी तरह वो मुंह खोले और सीधा कबूतर के ऊपर रख दे। तो उन्होंने उसके लिए एक बोरी टाइप इस तरह की बनाई जिसके अंदर इस तरह की एक तार लगाई जिसका गोल सा मुंह बन जाता। और जब वो उस लड़के को जो भी अंदर जाता उसको बताया गया कि जो भी अंदर जाएगा ये गोल तार सी लगी हुई है, जब ये आगे की तरफ करेगा तो कबूतर अंदर की तरफ आ जाएगा और उसके बाद वो तार को बंद कर देगा। उन लड़कों में से एक लड़का जिसका नाम था अब्बास अली, उसको कहा गया कि अब्बास तुम्हारा इतना वजन भी नहीं है, तुम्हें डर भी नहीं लगता, तुम फुर्तीले भी हो, तुम नीचे उतरो। तो अब्बास ने कहा हाँ हाँ मैं नीचे उतरूंगा, मुझे कोई मसला नहीं है। अगले दिन जो एक रात पहले वहां देख के आए थे और आके सामान तैयार करने में लग गए थे, दिन को उन्होंने सामान तैयार किया और रात के टाइम ये सारे दोस्त उस कुएं पे रवाना हो गए। जैसे ही कुएं के करीब पहुंचे तो इर्द गिर्द कुएं के सारे गोल दायरे की शक्ल में खड़े हो गए और एक दूसरे से इशारे से बात कर रहे थे, ज्यादा बोल नहीं रहे थे कि कबूतर कहीं डर के उड़ ना जाएं। बाहर उसकी कमर पे इस तरह मजबूती से रस्सा बांध दिया गया कि रस्सा खुल ना जाए या गिर ना जाए। और जब रस्सा बांध दिया गया तो उसने कहा तैयार हो, उसने कहा। एक हाथ में उसको बोरी पकड़ा दी गई और 3-4 लड़कों ने रस्सा हाथ में पकड़ लिया। एक लड़के ने अपना रस्सा अपने आप को जो मोटा था वो बांध लिया कि अगर कुछ हो भी गया, इनके हाथ से छूट भी गया तो वो लड़का इतना भारी था कि उसको पकड़ लेता, उसके जिस्म से रस्सा बांध दिया गया। उसको आहिस्ता आहिस्ता वो बैठ गया, जिस तरह मैं पांव लटका के बैठा हूं ऐसे ही वो कुएं पे कोने पे पांव लटका के बैठ गया और उसके बाद उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता रस्से को ढील देनी शुरू की और उसके बाद वो लटक गया। जैसे ही वो लटक गया, क्योंकि उस कुएं के ऊपर जो इस तरह के कुएं होते थे ना, वहां पे पानी भरने के लिए ऑलरेडी वो उन्होंने वो लगाए होते थे, गोल घुमाने वाले, और लकड़ी भी होती थी और रस्से भी होते थे, लेकिन वो अपना रस्सा लेके आए थे। जब वो नीचे लटक गया तो उसके बाद एक हाथ में पहले ही उसके वो बोरी जो उन्होंने बनाई थी कबूतर पकड़ने के लिए वो उसके एक हाथ में थी, दूसरे हाथ में उसके चिराग दे दिया गया कि जाओ इस चिराग की रोशनी में जहां जहां कबूतर नजर आए उसको इस थैले में बंद करते जाओ। अब वो लड़के के लिए रस्सा आहिस्ता आहिस्ता नीचे ढीला किया जा रहा है और वो लड़का आहिस्ता आहिस्ता उस कुएं के अंदर उतरता जा रहा है। उसने कहा था जाने से पहले, जब मैं कह दूं छोड़ो तो तुम थोड़ा सा और ढीला करना, और रस्सा छोड़ो तुम थोड़ा सा और ढीला करना, जिसका मतलब यह है कि मुझे और अभी नीचे उतरना है, और जब मैं कह दूं खींचो ऊपर तो तुम मुझे खींच लेना। और रस्सा ढीला करते करते एक जगह पर उन्हें रोक दिया, तो वो भी शायद अभी वहां पकड़ना चाह रहा था क्या, उसने अपने इर्द गिर्द गोल घूम के देखा, उस चिराग की रोशनी में उसने देखा अच्छा ये कबूतर बैठे हैं। इसी तरह उसने खामोशी से कबूतर के मुंह आगे वो बोरी करता गोल सी, कबूतर फड़फड़ाता उसके अंदर आ जाता, बोरी बंद कर लेता, फिर वो दूसरी सिमत की तरफ जाता, वहां पर भी इस तरह करता, और जब उस गोल दायरे में बैठे हुए कबूतर वो पकड़ लेता तो कहता रस्सी और छोड़ो, तो वो और रस्सी छोड़ते और वो फिर और थोड़ा सा नीचे जाता, रुको रुको बस बस बस, वो रुक जाते, फिर वो वहां से पकड़ता, इसी तरह वो और रस्सी को ढीला करते वो और नीचे जाता और पकड़ता, और ढीला करते वो और पकड़ता, और एक वक्त उसने कहा बस बस रोक दो। शायद जितने भी कबूतर थे या जितना वो नीचे जा सकता था उतने वो कबूतर बोरी में भर चुका था।
अब भोरी काफ़ी वजनी हो गई थी। वो लड़का जिसने अपने आप को रस्सा बांधा था वो भी रस्से को पकड़ के खड़ा था और 3-4 और लड़कों ने भी रस्सा बांधा हुआ था। तभी उसके नीचे से आवाज़ आई, खींचो ऊपर। पहले वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा था ताकि कबूतर डरे ना, और जब वो भर चुका था तो उसकी आवाज़ आई, खींचो ऊपर। और जब उसने ज़ोर से कहा खींचो ऊपर, तो उसके नीचे भी जो कबूतर थे और मजीद जो उसने अभी पकड़े नहीं थे, वो उसके ऊंचा बोलने से एकदम से फड़फड़ाए और वो उड़ गए ऊपर की तरफ। तो उन लड़के ने जो ऊपर कुएं के खड़े थे उसने देखा कि काफ़ी कबूतर उड़ के बाहर निकल गए हैं। तो वो शायद डिसहार्ट हो गए, नाउमीद से हो गए, ओहो कबूतर तो उड़ गए। इसका मतलब है आज जो हमने अपनी तरफ से बहुत फुर्ती दिखाई है, हम नाकाम हो गए हैं, कबूतर तो सारे उड़ गए हैं। टूटे हुए दिल के साथ उन्होंने रस्से को ऊपर खींचा, ऊपर खींचा, ऊपर खींचा, और अब्बास अली जब ऊपर पहुंचा तो उन्होंने देखा बोरी कबूतरों से भरी हुई है। वो सारे एकदम से खुश हो गए कि तूने कबूतर पकड़ लिए? उन्होंने कहा हाँ, क्यों? उन्होंने कहा यार हमने तो देखे हैं सारे कबूतर उड़ के ऊपर चले गए थे। उसने कहा ये वो थे जो नीचे बच गए थे, ऊपर जितने भी कबूतर थे सबको मैंने पकड़ लिया, ये देखो कितनी बोरी भर गई है। वो सब बेइंतहा खुश हो गए क्योंकि उनको पता था कितना अरसा ही हो गया था गोश्त खाए हुए, दाल सब्जी हम खा खा के थक गए हैं, अब कम से कम हमें गोश्त खाने को मिलेगा। खुशी खुशी बोरी उठाए, अपना रस्सा लपेट के वापस कंधे पे डाले, वो अपने मस्जिद के हुजरे में पहुंचे, जिस हुजरे में वो 10-11 लड़के रहते थे। मस्जिद बनी हुई थी, मस्जिद के बिल्कुल एक साइड पे कमरा बनाया जाता है जिसको हुजरा बोला जाता है। वहाँ के जो इमाम साहब थे, मौलवी साहब थे, उनका अपना घर था, वो घर चले जाते थे, हुजरे में यही लड़के रहते थे। वापस जाते ही इन्होंने इन कबूतरों को निकाला, तकबीर दी, और उसके बाद उनकी खाल शाल उतार के उनको बैठ के रात को ही पकाया। ऐसी गोश्त की चाहत थी उनके अंदर कि चाहत क्या तो मजबूर होकर रात को ही बैठ के उन्होंने उस गोश्त को खा लिया। इतने उन्होंने कबूतर पकड़ लिए थे कि पेट भर के सब ने गोश्त खाया। आज वो बहुत खुश थे, बड़े अरसे बाद उनको कबूतर नसीब हुए थे, बड़े अरसे बाद उनको गोश्त नसीब हुआ था। उन्होंने गोश्त खाया और सो गए। सुबह उठे, उन्होंने वो सामान जो कबूतरों की चीज़ें थी वो कुछ पड़े भी रहने दिए, कुछ हटा दिए। कारी साहब पूछ भी ली तो हम कह देंगे जी कुछ कबूतर हमें पकड़े थे तो हमने पका लिए, क्योंकि पकाते वो खुद थे। अब वो वहीं पे पढ़ते रहे, मजीद कोई 6 महीने गुजर गए तो उसके बाद फिर से प्रोग्राम बना के यार 6 महीने हो गए हैं और कबूतर आ गए होंगे, क्या ख्याल है फिर चला जाए? सब ने कहा चलो। फिर से वो वहां पे गए, उसी तरीके सारा मंजर उन्होंने किया जिस तरह पहले किया था, चिराग एक हाथ में दूसरे हाथ में बोरी, और उसी तरह अब्बास अली को उन्होंने नीचे उतारा, लड़कों ने खींचा और आवाज़ देता रहा, सेम वही सारा मंजर करता रहा। और जब कबूतर उसने भर लिए तो उसने फिर कहा खींचो मुझे। उन्होंने ऊपर खींचा तो आज फिर वो एक बोरी भर के ऊपर आ चुका था। फिर वो घर अपने हुजरे में पहुंचे, उन तकबीर दी, उनको पकाया, उनको फिर खाया, फिर खुदा का शुक्र अदा किया। फिर एक दफ़ा उनको काफ़ी ज़्यादा गोश्त खाने को मिल गया था। साल मुकम्मल हुआ, चौथा साल, तो ईद आ गई। अपने अपने घरों को गए, ईद कुर्बानी की ईद थी, कुर्बानी की ईद उन्होंने अपने अपने घरों में बैठ के गोश्त खाया, क्योंकि उनको पता था वहां तो सिर्फ कबूतर ही वो 2 दफ़ा खा चुके थे। घरों में पहुंच के जो कुर्बानी का गोश्त था वो उनको खाने को नसीब हुआ और उन्होंने वो गोश्त खाया। ईद अपने घर वालों के साथ गुजारी। जब ईद ख़त्म हुई तो वापस सब अपने उसी मस्जिद के हुजरे में पहुंच गए। फिर इसी तरह एक मौका आया, 6 महीने बाद उन्होंने कहा फिर चलते हैं। उस दिन इमरान ने कहा यार मैं रुकूंगा, मैं पीछे तुम्हारी चाय शाय का बंदोबस्त करूंगा, मैं प्याज श्याज टमाटर काट लूँगा, बाकी मसाला बना लूँगा, तुम सब जाओ कबूतर पकड़ के लाओ, मैं आज पीछे रुकता हूँ और बाकी एहतमाम करता हूँ, ताकि तब जब तुम आओ उसको तकबीर दो, उनको काटो, तब तक मसाला शसाला मैं तैयार कर चुका हूँ, चाय शाय का बंदोबस्त कर चुका हूँ, ताकि आज जल्दी जल्दी पकाएंगे और वरना लेट हो जाते हैं, नींद पूरी नहीं होती। उन्होंने कहा ठीक है। वो सब चले गए, इमरान घर पे रहा, हुजरे में रहा, और उसने बाकी सारी तैयारी कर ली, जो भी मसाला बनाना था, प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो भी उसने काटना था वो काटा।
उनके आने से पहले सारा एहतमाम करके रखा और वो कबूतर पकड़ के आ गए। वो उसी तरह फिर बैठ के तकबीर दी, खाया। आज जल्दी पक गए थे क्योंकि पहले आके बंदोबस्त सारा करते थे, आज पीछे इमरान ने बंदोबस्त कर लिया। कबूतर खाते हुए जिस को बैठे मज़े से खा रहे थे, तो वहीं पे दोस्त ने कहा नहीं यार इमरान तू चला कर, कोई बात नहीं, इतना भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा तू पहले तूने पका लिया, मज़ा नहीं आता यार, तू भी चला कर। इमरान ने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं भी साथ चलूँगा। 5 साल होने वाले थे, फिर काफ़ी गैप आ गया था। अभी ईद को भी 2-3 महीने रहते थे। फिर चाहत हुई कि यार फिर कबूतर नए आ गए होंगे, क्योंकि उनको पता था कि वो जितनी दफ़ा कबूतर लेके आ चुके हैं, उन कुओं के अंदर मजीद नए कबूतर आ जाते थे। लेकिन उनको भी आने में ऐसा नहीं था कि महीने 2 महीने बाद आते, 4-6 महीने लग जाते थे। तो वो भी इतनी जल्दी नहीं जाते थे, गैप देके जाते थे। एक जुमेरात की रात थी, सुबह जुमा था, सुबह उनको छुट्टी थी, वहाँ पे जुमे को छुट्टी होती थी। आज वीकेंड था। उन्होंने कहा क्या ख्याल है आज फिर से प्रोग्राम बनाया जाए। उन्होंने कहा हाँ चलो इमरान तुम भी चलो। इमरान भी उनके साथ रवाना हुआ। रस्सा, बोरी, सारा सामान उसी तरह लेके वो रवाना हुए। उस जैसे ही कुएं के पास पहुंचे, उसी तरह सेम कोने पे अब्बास अली बैठा, उसको रस्सा बांधा गया। एक हाथ में उसको जो चिराग देते थे, आज उसने कहा यार मुझे चिराग की जरूरत नहीं है। पास खड़े लड़के ने कहा क्यों? उसने कहा मुझे पता है यार, चांद की रोशनी में नजर आ जाता है, चिराग से ये होता है जरा ये डर जाते हैं, रोशनी से वो अलर्ट हो जाते हैं, उड़ने की कोशिश करते हैं। तो मुझे चिराग नहीं चाहिए, मैं चिराग के बगैर ही मुझे नजर आता है अंधेरे में। उसने कहा क्योंकि जब इंसान अंधेरे में कुछ देर मुसलसल देखता रहे तो अंधेरे में आंखें देखना शुरू कर देती हैं। घूप अंधेरा तो नहीं था, चांद की रोशनी तो थी। उस कुएं के अंदर भी चांद की रोशनी तो जा रही थी। उसने कहा यार चांद की रोशनी होती है, थोड़ी देर के बाद मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा। दिया ऊपर रख दो, रस्सा बांधो और मुझे नीचे फेंको। रस्सा बांध के उसको नीचे उतारना शुरू कर दिया गया। आज भी वो जब नीचे उतरा, रस्सा छोड़ो, आहिस्ता से वो कहता ताकि कबूतर ना उड़े। लेकिन आज वो पुरसकून सा था इस बात पे, क्योंकि पहले उसके हाथ में चिराग होता था तो कबूतर के उड़ने का डर होता था। आज उसके हाथ में चिराग नहीं था, कबूतर को उड़ने का डर भी नहीं था। जब उसको उन्होंने नीचे उतारा और उसने उसी बोरी से जो इर्द गिर्द उसी सर्कल में बैठे हुए कबूतर थे वो पकड़ लिए, तो उसने कहा रस्सा छोड़ो। फिर थोड़ा सा रस्सा छोड़ा गया और वो नीचे उतर के फिर पकड़ना शुरू हो गया। जब उसने कबूतर पकड़ लिया तो फिर उसने कहा रस्सा छोड़ो। वो फिर रस्सा उन्होंने छोड़ा, वो फिर नीचे गया और उसने और कबूतर पकड़ लिए। हर दफा जब वो कहता था खींचो तो कबूतर ऊपर उड़ते थे। वो ऊंची आवाज में कहता था क्योंकि वो तब तक बहुत नीचे जा चुका होता था। जब वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा होता था तो आहिस्ता बोलता था रस्सा खींच छोड़ो, रस्सा छोड़ो। लेकिन जब वो छोड़ते रहते और बिल्कुल वो एंड पे पहुंच जाता, तब वो जोर से उसको कहना पड़ता खींचो। वो ऊंची आवाज में कहता था कि उनके कानों तक आवाज पहुंचे। और जब वो ऊंची आवाज में कहता था तो कबूतर जो मजीद नीचे होते थे वो उड़ते थे ऊपर की तरफ। आज भी कबूतर पकड़ते पकड़ते जब बिल्कुल वो नीचे पहुंच गया तो उसने जोर से कहा, दिया ऊपर था, ऊपर से कोई भी नहीं देख सकता था। पहले कम से कम 3-4 दफा वो जितनी दफा गए थे उन्होंने देखा था कि दिए की रोशनी उनको नजर आ रही होती थी। वो अब कहां पहुंचा है, अब वो कहां पहुंचा है, अब वो कहां पहुंचा है। आज अंदर टोटली अंधेरा था। शायद अब्बास अली की आंखें अंदर देखने के काबिल हो गई थी। ऊपर खड़े हुए लोगों को, लड़कों को कुछ भी नीचे नजर नहीं आ रहा था सिवाय रस्से का वो ऊपर वाला हिस्सा जो नीचे की तरफ जा रहा था। चांद की रोशनी में थोड़ा सा 3-4 फुट का नजर आ रहा था, नीचे घुप अंधेरा था। और उनको भी एक अंदाजा हो चुका था रस्सा जब इस हद तक पहुंच जाता है तो उसके बाद वो कह देता है खींचो। और पकड़ते पकड़ते जब उन्होंने देखा रस्सा इस तरफ पहुंच गया है, रस्सा खत्म, मतलब उनको एक आइडिया हो गया था कि रस्सा खत्म होने वाला है, अब बस इसके बाद हमने खींचना ही है। तो वो इंतजार में थे कि नीचे से आवाज आए खींचो तो हम ऊपर खींच लें। कुछ देर खामोशी रही। आज शायद नीचे ज्यादा कबूतर थे आज, या नीचे क्या था कि अभी तक आवाज नहीं आई थी। वो एक दूसरे की तरफ थे कि यार पता नहीं आज बड़ा माल हाथ लगा है, ये क्या हुआ है, अभी तक उसकी आवाज ही नहीं आई।
कुछ मिनट और ऊपर गुजर गए तो उनकी भी बेचैनी शुरू हो गई कि यार क्या हो गया भाई, आवाज़ ही नहीं दे रहा, क्या हम नीचे से उसको, क्योंकि पहले कभी भी ऊपर से उन्होंने कोई आवाज़ नहीं निकाली थी, नीचे वाला ही कहता था रस्सा छोड़ो और कहता था खींचो ऊपर। उसकी रात की खामोशी में, उस रात के वीराने में, उस रात की अंधेरे तारीकी में वो सिर्फ एक हद तक ऊपर से कुएं को देख सकते हैं, नीचे खूब अंधेरा था, रस्सा कहां तक गया था, वो कहां तक नीचे पहुंचा था, किसी को भी कुछ नहीं पता था। और जब काफी देर हो गई, नीचे से कोई भी नहीं बोला, तो वो परेशान हो गए, एक दूसरे की तरफ उन्होंने आहिस्ता से कहा क्या हुआ यार, नीचे से आवाज नहीं आ रही, सब खैरियत है ना, उससे पूछें आवाज दें। तो एक ने कहा हाँ यार हमें डर तो है कबूतर उड़ जाएंगे, लेकिन यार काफी टाइम भी हो गया, वो आवाज नहीं निकाल रहा। तो उसी लम्हे आवाज आई खींचो, सबकी जान में जान आ गई कि आवाज आ गई, इसका मतलब है काफी कबूतर थे जो वो पकड़ रहा था, तभी वो लेट हो गया, वरना वो आवाज देने वाले थे, उससे पूछने वाले थे कि भाई क्या हुआ, आवाज, सब खैरियत है ना, आवाज ठीक हो ना। लेकिन जब उसकी आवाज आई खींचो तो वो समझ गए सब खैरियत है। लेकिन जब उसने नीचे से जोर से कहा, आज उसका लहजा भी बड़ा करख्त था, आज उसका लहजा भी ऊंचा था, आवाज भी ऊंची थी, और जब ऊंची करख्त लहजे में उसने कहा खींचो, गुस्से में जो कहा गया खींचो, आज कबूतर कोई नहीं अड़े। वरना जब वो लफ्ज कहता था खींचो, वो इतनी जोर से चिल्लाता था, आवाज इतनी ऊंची होती थी कि नीचे बैठे हुए कबूतर डर के ऊपर उड़ते थे। लेकिन आज जब पहले से भी ऊंची आवाज में और गुस्से वाली आवाज में अब्बास अली ने कहा खींचो, आज तो कबूतर उड़ने चाहिए थे, लेकिन कोई भी कबूतर नहीं उड़ा। तो उनमें से एक लड़का बोला खींचो ऊपर, क्या हुआ है। अब वो ऊपर खींच रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और एक लड़का बोला क्या हुआ है, आज कबूतर नहीं उड़े। आज तो उसने आवाज भी ऊंची आवाज में पुकारा है कि खींचो, लेकिन कबूतर नहीं उड़े। तो उनमें से एक और लड़का बोला हो सकता है यार खत्म हो गए उसने सारे, लगता है उसने देर भी इसीलिए लगाई है कि आज जितने भी कबूतर ने उसने सारे पकड़ लिए हैं, तभी उड़ा कोई नहीं है। बोरी को वो खींचते रहे, रस्सी को वो खींचते रहे, खींचते रहे, खींचते रहे, और जब टोटली रस्सी खींच चुके और बाहर अब्बास को निकालने लगे तो पता लगा अब्बास नीचे है, और उसने बोरी इतनी भर के भेज दी है कि आज बोरी बहुत वजनी थी पहले से। एक लड़का बोला वो ये लगता है आज तो बड़ा माल हाथ लगा, इतना वजनी बोली है। वो लड़का था जो खींच रहा था कि यार बड़ा माल है, लगता है बहुत वजनी, उसने बहुत वजनी, इसलिए कबूतर बहुत ज्यादा उसने भर लिए आज। और वो नीचे रुक गया था कि पहले बोरी चली जाए उसके बाद मैं आऊंगा। उन्होंने जैसे ही बोरी खींच के बाहर रखी, वजन लगा, आज उसने एक दो लड़कों को आवाज दी यार जोर लगवाओ जरा, बहुत भारी है। एक दो और लड़कों ने जोर लगवाया, और जब बोरी को खींच के बाहर रखा तो देखा बोरी के अंदर से खून टपक रहा है। वो जो बोरी है वो खून से लाल हो चुकी है और उसमें से खून बह रहा है। उन्होंने कहा यार ये खून किस चीज का है। उसी लम्हे वो जो बड़ी सी बोरी थी, उन्होंने जल्दी से उस बोरी को खोला कि कबूतर मर गए हैं या क्या हुआ है। तो जैसे ही बोरी को खोला गया तो पहली पहली चीज जिस पर उनकी निगाह पड़ी वो कटा हुआ हाथ था, एक कटा हुआ इंसानी हाथ। वो एकदम लड़का डर के पीछे हट गया कि ये क्या है। और बाकी उनमें से जो लड़के थे जो बहादुर किस्म के थे वो आगे बढ़े और उन्होंने बोरी से निकालने की कोशिश की तो पता लगा बोरी के अंदर अब्बास के जिस्म के टुकड़े रखे हुए हैं। अब्बास को नीचे ही काट दिया गया है, गर्दन अलग कर दी गई है, बाजू अलग, टांगों के भी दो तीन टुकड़े, पेट के दो तीन टुकड़े, उसके पूरे वजूद को काट के बोरी के अंदर बंद करके ऊपर भिजवाया गया था। यह किसी इंसान का काम नहीं हो सकता था कि इंसान को कुएं के अंदर काटे और काटने के बाद बोरी में बंद करे और बोरी में बंद करके ऊपर भेज दे। उसी वक्त इमरान बोला यह किसी इंसान का नहीं, यह जिन्नात का ही काम है। जिन्नात ने अब्बास को काट दिया है, जितनी जल्दी हो सकती है निकलो यहां से। वो सारे इतने ज्यादा डर गए थे क्योंकि अब्बास का कटा हुआ जिस्म उस खून से लथपथ बोरी के अंदर था, वो मर चुका था, वो कट चुका था, वो जिंदा कैसे होता।
तो वो सब एक दूसरे से सवाल कर रहे थे आंखों ही आंखों में। तो फिर वो आवाज़ किसकी थी, खींचो। फिर उनको एहसास हुआ आज आवाज़ भी ऊंची थी, आज आवाज़ भी करख्त थी, लहजा भी तब्दील था। कोई उसके बाद कबूतर भी नहीं उड़ा और इस बोरी में तो कुछ भी नहीं था। तो जब वो ऊपर से उसको रस्सा ढीला करते थे तो वो ऊपर ऊपर वाले कबूतर पकड़ के बंद करता था। फिर वो कहता था और ढीली करो, और जब वो और ढीली करते वो छोड़ रोक देते थे तो फिर वो पकड़ता था, जब पकड़ लेता था तो बंद करके फिर कहता था और। तो वो हैरान इस बात थे कि जो वो शुरू में पकड़ता हुआ गया है वो कबूतर कहां गए हैं। ऐसा नहीं था कि वो डायरेक्ट नीचे पहुंच गया था, वो पकड़ते पकड़ते नीचे गया था, तो वो कबूतर कहां गए हैं। इसका मतलब है जो भी था उसने वो सारे कबूतर वहां से निकाल दिए थे, और ऐसे निकाले थे कि वो उड़े तक नहीं थे। कबूतर पकड़े हुए हों बोरी में, आप बोरी को खोलेंगे तो कबूतर उड़ जाएंगे। वो जो भी था, इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान छोड़ेगा कबूतर को, अगर किसी इंसान ने भी काटा पीटा था उसको, तो जब वो बोरी को खोलेगा और कबूतर आजाद करेगा तो कबूतर ऊपर उड़ जाएंगे, क्योंकि उसने कबूतर शुरू में पकड़े थे तभी कहा था और थोड़ी सी नीचे करो, फिर वो और पकड़ता था। वरना अगर कबूतर ना होते नीचे तो वो कह देता यार और नीचे नहीं है, और नीचे, जल्दी जल्दी बोलता। लेकिन वो उसी तरह टाइम ले रहा था जैसे पहले टाइम लेता था। इसका मतलब है वो पकड़ रहा था, क्योंकि उसने बताया था कि जब तुम लोग मुझे नीचे भेजते हो तो मैं चिराग की रोशनी में देख लेता हूँ, ये बैठा है इसको पकड़ लिया, ये बैठा है इसको पकड़ लिया, ये बैठा है इसको पकड़ लिया, 5-6 पकड़ लिए। फिर मैं तुम्हें कहता हूँ 3 मिनट बाद नीचे, तुम फिर मुझे नीचे करते हो, फिर मैं 3 मिनट बाद कहता हूँ नीचे, और नीचे करते हो। आज अगर कबूतर नहीं थे तो वो इधर उधर देखता और 15 सेकंड बाद ही कहता नीचे। इसका मतलब पकड़ता हुआ गया था, और उस जिन ने वो कबूतर भी निकाल दिए थे और उसको काट के बोरी के अंदर रख दिया था। उस बोरी को उठा के वो अपने हुजरे में पहुंचे, और रास्ते में ही इमरान उनको वो वाकया सुना चुका था जो उसके साथ पाकिस्तान के उस कुएं पे जिसके घर के साथ था वाकया बीता था, जिसपे उसने एक जिन को जिसका कद 30 फुट ऊंचा था खड़े हुए देखा था, हाथ में डंडा लिए हुए, कि यहाँ पे मेरा बाप मुझे हमेशा मना करता था, मैं फिर भी चला जाता था। कुओं के अंदर जिन्नात का बसेरा होता है, मेरे बाप ने मना किया था दोबारा कभी ना जाना, मैं इस कुएं पे भी कभी ना आता, लेकिन तुम लोग ज्यादा थे 10-11। ये देखें आवाज आई है जी क्लियर, अजीब सी, क्योंकि तुम लोग ज्यादा थे तो मुझे डरा नहीं और मैं आ गया, अपने बाप की उस बात को भुला दिया, वरना मैं कभी अकेला ना जाता। उस कुएं के अंदर भी जिन का बसेरा जरूर है। 3-4 दफा पहले जो हम गए हैं उसने माफ कर दिया, लेकिन उसने देखा जब ये बाज नहीं आ रहे तो उसने काट के इसको भेज दिया है। इमरान, जिसका मैंने फर्जी नाम इमरान रखा है, जो उसका उस्ताद था, वो उस्ताद कहते हैं उसके बाद वो जो अब्बास अली था वो पाकिस्तान का ही लड़का था। ये बात उन्होंने अपने उस्तादा को भी बताई कि ये वाकया वहाँ पे हुआ है। सुबह जाके उन्होंने उस कुएं के अंदर देखा था तो वहाँ पे कोई भी ऐसा खून का कतरा तक नहीं मिल सका था जैसे वहाँ पे किसी ने किसी को काटा हो। वो जो भी था इतना ताकतवर था, ऐसा जादू वाला था कि कतरा तक भी किसी दीवार पे नहीं था और कोई निशान नहीं थे, और कोई भी अगर वहाँ पे बशर होता, इंसान होता, तो वहाँ जगह नहीं बनी थी कि वहाँ पे खड़े होके वो काट पीट सकता। वो रस्सा भी उसी तरह साथ लेके गए थे, काफ़ी लोग गए, उसी तरीके रस्सा डाला कि रस्सा कहाँ तक जाता है, और जहाँ तक रस्सा गया था वहाँ पे उन्होंने देखा इर्द गिर्द कोई खून के निशान, कोई और अलामत। उन्होंने कहा इस जगह पे तो कोई इंसान रुक नहीं सकता। ये लड़के ठीक कह रहे हैं, ये किसी इंसान का नहीं, ये जिन्नात का ही कारनामा है, इसको जिन्नात ने मार दिया है। वरना जिस जगह पे ये रस्सा गया है और जितनी जगह पे ये बंधा हुआ पहुंचा है वहां पे कोई इंसान के आसार नहीं मिले। और अब्दुल जवार ने बताया कहानी के अंदर, फिर उस्ताद बताते हैं कि उसी के जिस्म को, टुकड़ों को लेके वो पाकिस्तान आ गए थे, और उसका यहीं पे ही नमाज जनाजा हुआ था, कफन दफन उसका पाकिस्तान में ही हुआ था, पशीन के अंदर ही, और उसको दफना दिया गया था। उसके बाद वो कहते हैं उस्ताद ने वो जगह छोड़ दी और अहद कर लिया कि दोबारा वो उस मुल्क में कभी नहीं जाएंगे, और उसके बाद दोबारा वो कभी भी 5 साल जो उन्होंने वहाँ पे वो लगाए थे वो लगाए, उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं गए। आज भी उस्ताद ये वाला वाक़या याद करते हैं तो अफसुर्दा हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और खौफजदा हो जाते हैं, कांपना शुरू हो जाते हैं। अब्दुल जब्बार ने कहा मदर भाई ये मेरा सच्चा वाक़या है जो मेरे उस्ताद ने मुझे सुनाया, जो उनके साथ बीती थी। वो ज़बान से पठान है मेरे ख्याल में, उनका लहजा भी जो है मैं सुन रहा था वो पठानों वाला है।
वालेकुम मजहर भाई, क्या हाल है? खैरियत से हो? ये जो मैंने नाम बताया इस स्टोरी में आपको, ये सारे रियल नाम है? सही है? ओके, अल्लाह हाफिज। पठान है ये, और ये रियल नाम है अब्बास अली, इनका नाम अब्दुल जब्बार, उस्ताद जी का नाम नहीं लिखा। तो उनके साथ वो कह रहे हैं ये सच्चा वाक़या है उनका, जो उनके साथ वहाँ पे हुआ था। उन्होंने मुझे भेजा और आपका जब नंबर आया तो मैंने आपकी कहानी को सुना दिया। आप लोग भी अपनी मुझे कहानी भेजिए, इंशाल्लाह आपकी कहानी को प्रोग्राम का हिस्सा बनाऊंगा। और कहानी लिख के भी भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। और इसको भेजना है +923136655500। रिपीट करता हूँ, +923136655500। और आखिरी लफ्ज़ आपने लिखना है उर्दू में या इंग्लिश में, स्टोरी, STORY, या सीन टे वाओ रे छोटी है, ये लाजमी आखिरी लफ्ज़ आपने स्टोरी लिखना है। तो इंशाल्लाह आपकी कहानी प्रोग्राम में, OCS में लाजमी शामिल हो जाएगी। सो आज की OCS से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।